सर, अस्थमा किन किन कारणों से होता है? क्या वजह होती है जो हमारे जो लंग्स में है, जो वहाँ पे जो पाइप जो आपने बताई वहाँ पे सूजन आती है, क्या वजह होती है सर? आम तौर से कह दिया जाता है कि इसकी वजह जेनेटिक है, कि यानी कि हमारे परिवार में चलती है, परंतु जिस प्रकार से अस्थमा पिछले 30-40 सालों में इतना फैल गया है, तो पहले तो लोगों को ऐसा नहीं होता था। तो ये विचारधारा के ऊपर भी चैलेंज किया जा रहा है। दूसरा, आज की मॉडर्न रिसर्च से हमें पता लगा है कि अगर जेनेटिक भी हो, तो हम अपनी योग क्रियाएं से इस चीज़ को वापस कर सकते हैं कि जो भी हमारे अंदर जेनेटिक दोष पैदा हो गया है उसको भी सुधारा जा सकता है। इसके अलावा थोड़ी मानसिक तनाव की वजह से हो सकता है, और कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, कि कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ये अस्थमा हो जाता है। तो थोड़ी सी भी कहीं धूल मिट्टी इत्यादि है, या घरों में आपके काफ़ी कालीन इत्यादि हैं, बेड है, बेड्स में, तो वहाँ पे बड़े माइक्रोस्कोपिक जो कीटाणु जो हम देख भी नहीं सकते वो आ जाते हैं। और धुआं आजकल, और ये जो प्रदूषण है, और ख़ास करके जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या ऐसे वातावरण में जहाँ स्मोक रहता है, और कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल कॉजेज़ जहाँ पे केमिकल्स और धुआं धूल धूप हमें इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा हो, इन वजह से ये अस्थमा एग्रावेट हो जाता है। जी, सर तो क्या अस्थमा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल भी सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है ही नहीं। दिस इज़ ए एटॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी, और एट द मोस्ट एन एलर्जिक रिएक्शन व्हेन आई रिएक्ट एबनॉर्मली टू द थिंग्स विच आर प्रेजेंट। क्योंकि एक इंसान को अस्थमा होता है, तो एक परिवार में एक इंसान को अस्थमा हो सकता है, उसी घर में, उसी माहौल में, उसी वातावरण में, परंतु दूसरों को किसी को नहीं होता। तो इसको एक से दूसरे के साथ तो बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं होता है। नहीं। तो सर, अस्थमा की कोई एज भी होता है कि किसी एज में ही अस्थमा हो सकता है या किसी भी एज ग्रुप को ये बीमारी हो सकती है? नहीं, जैसे मैंने आंकड़ों में बताया कि इसकी जो इंसिडेंस है वो कुछ बचपन में ज़्यादा होती है, और फिर जब हमारी सेहत कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम बुढ़ापे की स्टेज इत्यादि कहते हैं, वहाँ भी वही कोई जो भी तकलीफ़ है, जब मेरी सेहत कमज़ोर होगी तो वही तकलीफ़ मुझे ज़्यादा तंग कर सकती है। तो वृद्ध लोगों में भी शायद इसका प्रकोप ज़्यादा हो, परंतु जनरली बचपन से जैसे जैसे हम एडल्टहुड में आते हैं, इसका जनरल इंसिडेंस कम हो जाता है। तो सर, जैसे अभी अस्थमा अटैक की हमने बात की, तो इसके उपायों के बारे में जानेंगे, लेकिन सर अभी जो है इमरजेंसी में अगर किसी को अस्थमा अटैक आया है, तो वो उस समय क्या करेगा? नम्रता, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए विशेषकर, क्योंकि जो आम तौर से पहले हमने कहा कि हम उसके जो उपचार हैं उसमें खास करके इन्हेलर्स हैं, जो दवाई के इन्हेलर होते हैं, या लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्हेलर होते हैं इत्यादि से हम उसको रेगुलर डॉक्टर के बताए अनुसार लेते रहें, या हमें पता लगा कि मेरे अंदर ये ऐसी प्रकार की घुटन पैदा होने लगी है, तो मैं उसी समय 1 या 2 पफ, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, तो इंसान को अपने बारे में पूरी इसके बारे में समझ आ जाती है, पर उसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी ये ले लेना चाहिए। अब इमरजेंसी हो ही गई तो फिर आप, अक्सर जैसे सब इमरजेंसीज़ में लोग हॉस्पिटल में भागते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको इंट्रावीनस इंजेक्शन से वही दवाई दी जाती हैं, और ऑक्सीजन इत्यादि दी जाए, और शायद लंबा खिंच जाए तो और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। परंतु दर्शकों, मैं आपके साथ बहुत एक अच्छी सुखद एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा, कि आज से लगभग 40 साल पहले जब मैं एक एमडी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट था, तो मुझे उस समय भेदन क्रिया, जिसको आज सारी दुनिया एक्यूपंक्चर के नाम से जानती है, और इसको पिछले 42 सालों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मान्यता दी है, तो मैंने देखा कि एक्यूपंक्चर भेदन क्रिया, यानी कि एक सुई लगा के आप उस इमरजेंसी को इतने अच्छे और सुखद सरल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेरे को एक जैसे कहते हैं कि प्रभु ने एक रोशनी दिखाई, कि इस माध्यम से इस बीमारी का अगर उपचार हो सकता है, तो दुनिया की और बीमारी भी ठीक हो सकती हैं। और मेरे
अपने प्रोफेशनल कैरियर में जब जब मुझे ये चुनौती आई, हर बार इस 1-2 एक्यूपंक्चर नीडल्स ने उस समस्या को वहीं के वहीं, और यहाँ तक कि मैंने 3 बार हाई ऑल्टीट्यूड गंगोत्री यात्रा, कैलाश यात्रा और एवरेस्ट बेस कैंप यात्रा में लोगों को इस प्रकार के, जिसको एक्यूट पल्मोनरी हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, हो गई, और वो वहाँ पे सफ़ेद और ब्लू नीले हो चुके थे। उस अवस्था में भी उनको ठीक करने में मिनटों में वो उनकी जान प्राण सांस वापस आ गया। तो और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी मान्यता प्राप्त है, हमारी भारत सरकार की भी मान्यता है, परंतु इसको मेन स्ट्रीम जो डॉक्टर हैं हमारे, वो इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे, और इस दुनिया भर में इसके क्वैक्स बहुत इकट्ठे हो गए। तो क्वैक्स से ज़रूर बचिए, ऐसे डॉक्टर को प्रोत्साहित कीजिए कि जो इस इलाज से, इस प्रकार की बीमारी को बिना किसी दवाई के, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, हार्मलेस, कोई नुकसान नहीं है, और ज़िंदगी भर के लिए ये हम कहते हैं इसको इट इज़ प्रेडिक्टेबल, यानी कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यानी कि आपको आराम आएगा। तो रिप्रोड्यूसिबल, हर बार ऐसा होगा, एंड इट इज़ सस्टेनेबल, कि फिर वो कष्ट आपका हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार के उपचार को हमें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए।